नमस्कार। एमए हिंदी के विद्यार्थियों का इस वीडियो कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम स्कंदगुप्त नाटक का अध्ययन करेंगे, यानी कि स्कंदगुप्त नाटक के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, स्कंदगुप्त नाटक आपके पाठ्यक्रम MHD 4 में शामिल किया गया है। MHD 4 नाटक और अन्य गद्य विधाएं। तो स्कंदगुप्त नाटक पर संभव है आपने और भी वीडियो कार्यक्रम देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन आज जो है हम इसके संपूर्ण स्कंदगुप्त नाटक पर बातचीत करेंगे। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के बहुत बड़े कवि थे। आप सब जानते हैं उनके नाम को, आपने उनकी कविताएं भी पढ़ी होगी। उन्होंने कविताएं लिखी, महाकाव्य लिखा, कामायनी जैसा मशहूर महाकाव्य उन्होंने लिखा, और उसके अलावा उन्होंने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद एक बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। जैसा मैंने बताया, कवि थे, नाटककार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे और निबंधकार थे। उन्होंने कविता के अंदर अपनी शुरुआत जो है वो ब्रज भाषा में कविता लिखने से की, जो उस समय ज़्यादातर कवि ब्रज भाषा में कविता लिखने से शुरुआत करते थे और उसके बाद धीरे धीरे वो खड़ी बोली में कविता लिखने लगते थे। उनकी जो प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं उसमें चित्राधार, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर आदि की चर्चा हम कर सकते हैं, और महाकाव्य के रूप में कामायनी। इन्होंने कई सारे नाटक लिखे। उर्वशी चंपू उनका पहला एकांकी नाटक था, जो चंपू के रूप में था। सज्जन और प्रायश्चित और एकांकी नाटक थे, और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे। कल्याणी परिचय, करुणालय, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। उनके जो नाटक है उनकी शुरुआत, नाटक लेखन की शुरुआत एक तरह से कह सकते हैं कल्याणी परिचय से हुई 1912 से, और उनका अंतिम जो नाटक है वो ध्रुव स्वामिनी है, जो 1933 में उन्होंने लिखा था। स्कंदगुप्त जो आपके पाठ्यक्रम में है वो 1928 में उन्होंने लिखा था। ये काफ़ी बड़ा नाटक है, और इस नाटक में जो है उन्होंने स्कंदगुप्त, जो गुप्त वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्राट था, उसके जीवन को आधार बनाकर, उसके समय को आधार बनाकर उन्होंने नाटक लिखा था। नाटक के बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक हैं वो सभी ऐतिहासिक नाटक हैं, यानी कि उन्होंने इतिहास की कथाओं को लिया है। लेकिन इतिहास पर लिखते हुए भी, और ख़ास बात यह है कि जयशंकर प्रसाद ने जो इतिहास लिखा है वो ज़्यादातर पुराना इतिहास है, प्राचीन काल से संबंधित है। मध्ययुगीन इतिहास पर उन्होंने शायद कुछ भी नहीं लिखा है नाटक में। कविता में तो लिखा है, जैसे कि उनकी प्रलय की छाया कविता जो है वो मध्ययुगीन चरित्र को लेकर है। लेकिन जो नाटक उन्होंने लिखे हैं उसमें जन्मेजय का नाग यज्ञ को छोड़कर बाकी सभी नाटक जो है वो एक तरह से हम उसे ऐतिहासिक मान सकते हैं, और इस रूप में स्कंदगुप्त भी एक ऐतिहासिक नाटक है। मैंने आपको बताया कि उन्होंने उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली और इरावती, 3 उपन्यास लिखे। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, उसमें से आकाशदीप, पुरस्कार आदि कहानियाँ हो सकता है आपने पढ़ी भी हो, और उनका एक निबंध संग्रह भी है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। तो हम अब अपनी चर्चा जो है स्कंदगुप्त नाटक पर केंद्रित करेंगे। स्कंदगुप्त नाटक जो है, जैसा मैंने बताया, ये ऐतिहासिक नाटक है। गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त के बेटे थे स्कंदगुप्त, और उनका काल जो है वो 5वीं सदी था, यानी कि आज से लगभग 1500-1600 साल पहले की एक कहानी है।
इसमें कुमारगुप्त के जो बड़े बेटे हैं स्कंदगुप्त, उनको एक तरह से इस नाटक का नायक बनाया गया है, जिन्हें स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। उस समय के बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं मिलती, बहुत कम जानकारी मिलती है। लेकिन आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद, जिनकी इतिहास में बहुत गहरी रुचि थी, उन्होंने अपने समय पर जो भी उपलब्ध साहित्य था, इतिहास संबंधी ग्रंथ थे, उनका अध्ययन करके उन्होंने स्कंदगुप्त के बारे में कई सारे तथ्यों की, और उस समय का जो काल था, उस समय उससे संबंधित जो बहुत सारे तथ्य थे, उन तथ्यों को उन्होंने सामने रखा। और इस नाटक में एक भूमिका उन्होंने लिखी है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से स्कंदगुप्त के बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, कौन सी घटनाएं हैं जो ऐतिहासिक है, और इनसे एक पूरी कथा का ढांचा खड़ा किया जा सकता है। 5वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर कुछ बाहरी आक्रमण भी हो रहे थे, खास तौर पर शक और हूण। शक और हूणों के आक्रमण के कारण जो है देश की सुरक्षा का सवाल जो है सबसे बड़ा सवाल था, और इस रूप में देखें तो देश की रक्षा करना और एक बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य माना जा सकता है। हम जानते हैं कि 5वीं शताब्दी में जो शासक थे वो सामंती शासक थे। आज हम जिस राष्ट्र की संकल्पना के बारे में बात करते हैं, वैसा उस रूप में पूरा राष्ट्र नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से भारत, जिसे भारत के तौर पर जाना जाता है, वो भारत शब्द प्रयुक्त होता था इस पूरे क्षेत्र के लिए। और इस तरह से जयशंकर प्रसाद ने उस काल के में जो कुछ भी घटित हुआ उसको वर्तमान से जोड़कर देखा उन्होंने। हम इस पक्ष पर भी आगे और विस्तार से बात करेंगे। यहाँ थोड़ा सा हम कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में जान लें। कुमारगुप्त जो सम्राट थे, उनकी 2 रानियाँ थीं, और प्रत्येक रानी से एक एक बेटा था। एक रानी जो बड़ी रानी थी, जिसका नाम इतिहास ग्रंथों में नहीं मिलता, जिसे कि इन्होंने यहाँ पर देवकी नाम दिया है, और दूसरी रानी अनंत देवी। जो बड़ी रानी थी उनके बेटे थे स्कंदगुप्त, और अनंत देवी के बेटे का नाम था पुरगुप्त। अनंत देवी चाहती थी कि उनका बेटा पुरगुप्त जो है शासक बने, और इस कारण से जो साजिश उन्होंने रची दूसरों के साथ मिलकर, और जिसके कारण जो पारिवारिक कलह हुए, उसी को उन्होंने एक तरह से कहना चाहिए कि प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त नाटक की कथा वस्तु का आधार बनाया है। परंपरा के अनुसार स्कंदगुप्त को शासक होना चाहिए, क्योंकि कुमारगुप्त का बड़ा बेटा स्कंदगुप्त था। लेकिन उत्तराधिकार का कानून जो है उस समय बहुत स्पष्ट नहीं था, यानी कि यह राजा पर निर्भर करता था कि वो अपने बड़े बेटे को शासन दे या दूसरे बेटों को शासन दे। तो इसलिए जो उत्तराधिकार संबंधी कानून में जो अव्यवस्था थी, उसका लाभ भी उठाया जाता था। लेकिन खास बात है कि अनंत देवी जो है वो ये चाहती थी कि स्कंदगुप्त की बजाय उनका बेटा पुरगुप्त शासक बने, उत्तराधिकारी बने। और उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो है, घटनाएं इस नाटक में घटित होती है। उसमें से बहुत सारी ऐतिहासिक है और बहुत सारी जो है वो कल्पना पर आधारित है। कोई भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखा जाए, कहानी लिखी जाए या नाटक लिखा जाए, उसमें किसी न किसी रूप में कल्पना का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ तथ्य के रूप में प्रकट होना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी बीच में कहना चाहिए कि ऐसे अंतराल रह जाते हैं, ऐसे गैप्स रह जाते हैं, जिनको कि हम लेखक अपनी कल्पना से भरता है। जैसे मैंने बताया स्कंदगुप्त के बारे में, उसी तरह से उन्होंने जो भी ऐतिहासिक अध्ययन किया प्रसाद जी ने, उसके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो संस्कृत के महान कवि और नाटककार कालिदास जो थे, वो एक नहीं बल्कि 2 व्यक्ति थे। वैसे भी इतिहास में 3 कालिदास का जिक्र आता है, 3 कालिदास का उल्लेख आता है। लेकिन उनका मानना था कि जिन्होंने नाटक लिखा
वो कालिदास अलग थे। आप जानते हैं कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ये बहुत प्रसिद्ध नाटक लिखे थे और कुछ काव्य लिखे थे जिसमें रघुवंश, कुमार संभव आदि उनके काव्य थे। तो उनका ये मानना है प्रसाद जी का कि 5वीं सदी में जो मात्रगुप्त थे वह कालिदास थे और उन्होंने काव्य लिखा था, जबकि जो ईसा से 1 शताब्दी पहले कालिदास हुए उन्होंने नाटक लिखे थे। अभी इसमें कितना तथ्य और कितना नहीं है कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि परंपरागत रूप से जो नाटककार कालिदास है और जो कवि कालिदास है वो एक ही माने जाते हैं, उन्हें अलग अलग नहीं माना जाता। अब हम देखें कि इसमें उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं के साथ कल्पना का संयोजन किस तरह से किया। आप देखेंगे कि इसमें कुछ पात्र ऐसे हैं जो ऐतिहासिक हैं, यानी जिनका उल्लेख हमें इतिहास में मिलता है। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, पुरगुप्त, भट्टार्क आदि जो पात्र हैं वो एक तरह से कहना चाहिए कि ऐतिहासिक पात्र है, जबकि खिंगल, प्रपंच बुद्धि, मुदगल, प्रख्यात कीर्ति, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी आदि बहुत सारे जो पात्र हैं वो काल्पनिक पात्र हैं। यानी कि इतिहास पर आधारित होने के बावजूद स्कंदगुप्त नाटक को नाटक के रूप में परिपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काल्पनिक पात्रों की सृष्टि की और उसके द्वारा इस कथा का संयोजन किया। और ये जो काल्पनिक पात्र हैं उनसे जुड़े हुए जो प्रसंग और घटनाएं हैं वो भी काल्पनिक है। हम वास्तव में ऐतिहासिक किसे माने इसमें? ऐतिहासिक जो है वो कुछ चीज़ें हैं। नंबर 1, स्कंदगुप्त 5वीं शताब्दी का एक सम्राट था, कुमारगुप्त का बेटा था। नंबर 2, शक और हूणों का आक्रमण हो रहा था और ये एक बड़ा तथ्य था कि हूणों को जो विदेशी आक्रांता थे उनको हराकर एक तरह से वापस हिंदुस्तानियों या भारतीयों के हाथ में सत्ता हो, यह संघर्ष एक तरह से कहना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से ये एक सत्य है। हम इसे राष्ट्रीयता से जुड़ें या न जुड़ें वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का मानना था कि जो ऐतिहासिक कथानक है उसके माध्यम से हम अपने वर्तमान को जोड़ सकते हैं, वर्तमान की समस्याओं को अभिव्यक्ति दे सकते हैं। तो इस पर हम आगे और विचार करेंगे। स्कंदगुप्त नाटक जो है ये लिखने का उनका उद्देश्य क्या था? जैसा कि हम जानते हैं कि ऐतिहासिक नाटक भले किसी भी काल में लिखा गया हो, लेकिन उसका उद्देश्य जो है वो वर्तमान होता है। वर्तमान की समस्याएं इतिहास के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। प्रसाद जिस समय नाटक लिख रहे थे, कविताएं लिख रहे थे, अपना साहित्य रच रहे थे, वह समय जो था हमारे देश में आज़ादी का, स्वाधीनता का संघर्ष चल रहा था और हमारे देश पर अधिकार किसका था? एक विदेशी आक्रांता का, यानी कि अंग्रेज़ों का राज था। और उस अंग्रेज़ों के राज से देश को आज़ाद कराने के लिए जो संघर्ष चल रहा था वो बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरी चीज़ यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश का कह सकते हैं, यानी कि जहाँ एक से अधिक भाषाएं इस्तेमाल होती है, जहाँ एक से अधिक धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। आप जानते हैं कि आज भी यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और इसी तरह से सांस्कृतिक रूप से भी बहुत तरह की विविधता है। ऐसा नहीं है कि भारत के बारे में यह कहा जा सके कि यहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म के मानने वाले लोग हैं, एक ही नस्ल के लोग हैं, एक ही भाषा बोलने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। और ये सत्य जो हिंदुस्तान के बारे में है, ये सत्य आज से 2000 साल पहले भी उतना ही बड़ा सत्य था। उस समय भी जो है भारत बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश था। जिस समय की कहानी स्कंदगुप्त में कही गई है उसमें भी आप देखेंगे कि हिंदू थे, जिन्हें हम चाहें तो ब्राह्मण धर्म कह सकते हैं,
और दूसरे बौद्ध थे। बौद्ध और हिंदुओं के बीच में एक तरह से धार्मिक सामाजिक संघर्ष भी था। दोनों की मान्यताएं अलग थी, दोनों की परंपराएं अलग थी और इसके कारण उनके बीच में संघर्ष भी होता था। जबकि विदेशी आक्रमण से मुकाबला करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हिंदू और बौद्ध दोनों मिलजुल कर रहे हैं और उनकी एकता जो है देश की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये किस चीज़ को द्योतित करता है, किस चीज़ को बताता है? ये बताता है वर्तमान समय को भी। हमारे इस समय जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय भी हिंदू और मुसलमान जो सबसे बड़े धार्मिक समुदाय थे, उनके बीच में संघर्ष था, उनके बीच में कलह थी, उनके बीच में झगड़े थे, सांप्रदायिक दंगे भी हो जाते थे। और जयशंकर प्रसाद का मानना था कि जब तक हिंदुओं और मुसलमानों में एकता नहीं होगी तब तक देश जो है एकजुट नहीं होगा, राष्ट्र मजबूत नहीं होगा, और राष्ट्र मजबूत नहीं होगा तो हम विदेशी आक्रांता से मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस तरह से यह एक बड़ा प्रश्न था जो प्रसाद इस नाटक के माध्यम से उठाना चाहते थे। दूसरी चीज़ जो है वो उन्होंने उठाई कि आप देखेंगे कि इस नाटक के अंदर जयशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय एकता के सवाल को प्रांतों के बीच की एकता के साथ भी जोड़ कर देखा। यानी कि हिंदुस्तान जैसे देश में जो बहुभाषी देश है, वहाँ पर इस बात की गुंजाइश रहती है, और आज भी हम इसे देख सकते हैं कि जैसे उस ज़माने में मालव अलग था, मगध अलग था, इसी तरह से और बहुत सारे प्रांत थे और वो भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अगर हम 17वीं 18वीं शताब्दी के हिंदुस्तान के बारे में बात करें तो 17वीं 18वीं शताब्दी में जब हिंदुस्तान में अंग्रेज पहली बार आए और यहाँ पर शासन स्थापित करना आरंभ किया तो वो कामयाब क्यों हुए? वो कामयाब इसलिए हुए क्योंकि हिंदुस्तान अलग अलग रियासतों में, अलग अलग प्रांतों में बंटा हुआ था। उन्होंने क्या किया कि एक प्रांत के शासक को दूसरे प्रांत के शासक से लड़ाया और उसमें से एक की मदद की, और इस तरह से वो दूसरों को पराजित करके वहाँ पर अपना शासन कायम करने में कामयाब हुए। प्रसाद ने स्कंदगुप्त के समय के हिंदुस्तान के बारे में भी ये कहा कि वो अलग अलग प्रांतों में बंटा हुआ था। मालव अलग था, मगध अलग था, दूसरे जो प्रांत थे वो भी अलग अलग थे और आपस में लड़ते थे, और इसका फ़ायदा जो है शक और खून उठाते थे। वे एक दूसरे को लड़ाते थे। एक तरफ वो बौद्धों को हिंदुओं से लड़ाते थे, दूसरी तरफ वो एक प्रांत के शासक को दूसरे प्रांत से लड़ाते थे। इस नाटक में देखेंगे कि स्कंदगुप्त को शासन से दूर रखने के लिए साजिश करके, षड्यंत्र करके उसे मालव देश भेज दिया जाता है, और इस तरह से देखिएंगे कि मगध और मालव के बीच में युद्ध भी है। लेकिन जब देश का सवाल आता है तो स्कंदगुप्त उन्हीं मालव के शासकों को अपने साथ मिला लेता है और उनको कहता है कि हमें मिलजुल कर रहना होगा, मिलजुल कर जो है इस देश के रक्षा करनी होगी, राष्ट्र की रक्षा करनी होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसी तरह से वो बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच में जो संघर्ष है, जैसे कि इसमें एक दृश्य में दिखाया गया है कि ब्राह्मण पशुओं की बलि देना चाहते हैं और बौद्ध रोकते हैं क्योंकि बौद्ध अहिंसा में विश्वास करते हैं, और इसलिए काफ़ी उनके बीच में झगड़ा होता है। लेकिन प्रसाद उसमें दिखाते हैं कि किस तरह से हम एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए जो है एक साथ रह सकते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये दोनों चीज़ें, प्रांतों के बीच में आपसी झगड़ा, दो धर्म समुदायों के बीच में आपसी झगड़ा, ये सब उन्होंने इसलिए स्कंदगुप्त के माध्यम से प्रस्तुत किया क्योंकि स्कंदगुप्त नाटक के अंदर ये जो वास्तविकताएं थी, इन वास्तविकताओं का संबंध जो है वो हमारे उस समय से मिलता है जब जयशंकर प्रसाद इस नाटक को लिख रहे थे। जयशंकर प्रसाद के समय यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था और उससे मुकाबला तभी हो सकता था जबकि हम सब एकजुट हों, चाहे हम
कोई भी धर्म मानते हों, चाहे कोई भाषा बोलते हों, चाहे किसी भी प्रांत में रहते हों। तो इस तरह से जो कथा वस्तु उन्होंने तैयार की स्कंदगुप्त की, उस कथा वस्तु का जो मुख्य उद्देश्य था वो हमारे अपने वर्तमान समय में, यानी कि जिस समय जयशंकर प्रसाद नाटक लिख रहे थे, उस समय जो भारत की स्थिति थी, भारत की राजनीतिक परिस्थिति जो थी उसको, और जो सामाजिक परिस्थिति थी उनको ध्यान में रखा, और उसको ध्यान में रखकर उन समस्याओं को उन्होंने स्कंदगुप्त के समय की समस्याओं के साथ जोड़कर एक तरह से प्रस्तुत किया। हम स्कंदगुप्त के द्वारा, नाटक के द्वारा एक तरह से अपने वर्तमान की जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से ऐतिहासिक नाटक लिखने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य यह था। अब हम चरित्र चित्रण पर आए। स्कंदगुप्त नाटक में बहुत सारे पात्र हैं, 25 से अधिक पात्र हैं, और किसी भी नाटक में इतने अधिक पात्र को जो है संभालना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि 25 पात्रों को उतना समय नाटक में नहीं दिया जा सकता, और कि उनका व्यक्तित्व पूरी तरह से उभर कर आए। और इस दृष्टि से देखें तो 25 पात्र जरूर हैं, 25 नहीं 25 से अधिक, लेकिन 5-6 पात्र ही ऐसे हैं जो कथा के केंद्र में हैं। जैसे स्कंदगुप्त हैं, भट्टारक हैं, प्रपंच बुद्धि हैं, देवसेना है, अनंत देवी है और विजया है। ये जो 6 पात्र कह सकते हैं, थोड़ा बहुत मातृगुप्त भी हैं, बंधुवर्मा भी है, गोविंद गुप्त भी है, ऐसे कुछ पात्र और हैं जिनका थोड़ा सा उल्लेख ज़्यादा है। लेकिन ख़ास तौर पर अगर देखें तो स्कंदगुप्त और भट्टारक, प्रपंच बुद्धि, ये या देवसेना, अनंत देवी, विजया वगैरह ये मुख्य रूप से पात्र हैं। कुछ पात्र जो हैं सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव कैरेक्टर कह सकते हैं, और कुछ जो है वो नकारात्मक पात्र हैं, यानी कि जिन्हें खलनायक कहा जा सकता है, खलनायक या खलनायिका कहा जा सकता है। स्कंदगुप्त बंधुवर्मा जो मालव का शासक है, मातृगुप्त जो कवि कालिदास है, गोविंद गुप्त जो स्कंदगुप्त का चाचा है, पर्णदत्त और चक्रपालित जो पिता पुत्र हैं वो भी स्कंदगुप्त की तरफ के बड़े सेनाधिकारी हैं। प्रख्यात कीर्ति एक बौद्ध भिक्षु हैं। धातुसेन जो है वो श्रीलंका, जिसे हम आज श्रीलंका के तौर पर जानते हैं, वहाँ का युवराज है। देवसेना एक काल्पनिक पात्र है जो इसकी बंधुवर्मा की बहन है और जो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। तो इस कमला जो है वो भट्टारक, जो एक तरह से खलनायक कह सकते हैं, उसकी माँ है, लेकिन वो देशभक्त है। और इसी तरह से रामा जो है वो शर्वनाग की पत्नी है, लेकिन वो भी देशभक्त है। तो इस तरह से ये कुछ सकारात्मक पात्र हैं, कुछ नकारात्मक पात्र हैं, जिसमें से कुमारगुप्त जो एक कहना चाहिए कि काफ़ी मदिरापान करता रहता है, यासी में डूबा रहता है, और उसी का फ़ायदा उठाकर अनंत देवी उसे मरवा डालती है ताकि अपने बेटे को शासक बना सके। भट्टारक जो है वो लोभ लालच में पड़कर अनंत देवी की सहायता करता है। प्रपंच बुद्धि भी एक बौद्ध भिक्षु है जो इस षड्यंत्र के अंदर शामिल होता है। तो इस तरह से ये कुछ चरित्र हैं। विजया जो है एक श्रेष्ठी की, एक सेठ की बेटी होती है जो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन किसी आंतरिक अपने द्वंद्व की वजह से वो भट्टारक के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करती है और इसी दुविधा में वो फंसी रहती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे चरित्र हैं और इन चरित्रों के माध्यम से कथा आगे बढ़ती है। खास बात यह है कि इस नाटक में जयशंकर प्रसाद अपने पात्रों के बाह्य और आंतरिक संघर्षों के चित्रण पर बल देते हैं। वो न केवल जो बाहरी संघर्ष है उन बाहरी संघर्षों का चित्रण करते हैं, बल्कि उनके जो अंतर्द्वंद है उसको भी वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये इससे क्या हुआ है कि जो चरित्र है वो उनका ज़्यादा गहराई से चित्रण हुआ। वैसे भी
जयशंकर प्रसाद चरित्र चित्रण, जयशंकर प्रसाद के नाटक जो है वो चरित्र चित्रण प्रधान है। दूसरी चीज़ जो है कि उनके जो सकारात्मक चरित्र हैं उसमें राष्ट्रीय भावना और राष्ट्र के लिए त्याग और बलिदान करने की भावना का बहुत महत्व है, और वे एक तरह से पूरी तरह से अपने को राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर उनके कार्य संचालित होते हैं। जहाँ तक रंगमंच की दृष्टि से हम स्कंदगुप्त नाटक की पर विचार करें तो रंगमंच की दृष्टि से यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण नाटक है। वैसे जयशंकर प्रसाद के नाटक रंगमंच की दृष्टि से बहुत चुनौतीपूर्ण थे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जो है वो नाटक को रंगमंच को ध्यान में रखकर नहीं लिखते थे, बल्कि उनका मानना था कि नाटक को ध्यान में रखकर रंगमंच की व्यवस्था होनी चाहिए, न कि रंगमंच को ध्यान में रखकर नाटक की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस कारण से उनके नाटक में, जैसे स्कंदगुप्त में जो 5 अंकों का नाटक है उसमें 33 दृश्य है, किसी में 6 है, किसी में 7 है, और इस तरह से 33 दृश्य है। इसी तरह से इसमें 25 से अधिक पात्र हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, और 17 गीतों का समावेश है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रविधियां हैं जिनका इस्तेमाल उन्होंने संस्कृत नाटकों से लिया है, जैसे स्वगत कथन। कोई पात्र खड़ा है मंच पर और कुछ ऐसी बातें कहता है जो दूसरे पात्र नहीं सुन रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये नाटक जो है, अगर इसे वास्तव में पूरा का पूरा खेला जाए तो कई तरह की समस्याएं आएंगी। एक तो इतने अधिक पात्रों को संभालना बड़ा मुश्किल है, फिर हर दृश्य में यवनिका यानी पर्दा गिरता है और पर्दा उगता है। अगर उसको ध्यान में रखें तो ये नाटक जो 1.5-2 घंटे में समाप्त हो जाना चाहिए, वो नाटक हो सकता है कि 7-8 घंटे में भी पूरा होना मुश्किल हो। फिर देश और काल की दृष्टि से देखें तो उसमें भी बहुत फैलाव है। कभी कहानी मगध में चलती है, कभी कहानी उज्जैन में चलती है, कभी कहीं और चलती है। तो इस लिहाज से भी जो है कथा का विस्तार बहुत ज़्यादा है, काल का विस्तार भी बहुत ज़्यादा है। तो हर दृश्य के अंदर कथा जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह बहुत कठिन होता है कहानी को संभाल कर रखना, और इस दृष्टि से रंगमंच की दृष्टि से ये खेला जा सकता है। यह तो नहीं कह सकते कि हम नहीं खेला जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से वो मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है। इसका अंत जो है वो जयशंकर प्रसाद ने इसका अंत न तो सुखांत किया है और न दुखांत किया है, बल्कि इस उदासी भरा अंत है। और इस रूप में अगर आप विचार करें तो ये स्कंदगुप्त एक साहित्यिक नाटक है जो पढ़े जाने के लिए ज़्यादा है, खेले जाने की दृष्टि से नहीं है। क्योंकि उनके समय में जो पारसी रंगमंच था उससे वे बहुत असंतुष्ट थे। उन्हें लगता था कि वो बहुत व्यावसायिक और मनोरंजन के लिए लिखा जाने वाला सतही किस्म का नाटक होता है। तो उन्होंने उससे अपने को अलग करने की कोशिश में जो है कोशिश की। वो उस कोशिश में उन्होंने जो नाटक लिखा वो साहित्यिक मूल्यवता की दृष्टि से निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नाटक को मंच पर खेलने के लिए वो बहुत उपयुक्त नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि पहले अंक के 7वें दृश्य में वो जो रंग संकेत देते हैं, उस रंग संकेत का इतना विस्तार है कि वो रंगमंच पर संभव नहीं है। जैसे भीमवर्मा का प्रस्थान, द्वार का टूटना, विजयी शत्रु सेनापति का प्रवेश, पुनः भीमवर्मा का आकर रोकना, गिरते गिरते भीमवर्मा का जयमाला और देवसेना की सहायता से युद्ध, सहसा स्कंदगुप्त का सैनिकों के साथ प्रवेश, युवराज स्कंदगुप्त की जय का घोष, शक और हूण स्तंभित हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि इतनी चीज़ें केवल रंग संकेत में कही गई है। ये एक ऐसा युद्ध जिसमें कि पूरी भारत की दांव पर लगी हुई है सत्ता, राजसत्ता जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ पर उस युद्ध को मंच पर नहीं दिखाया जा सकता। उसके लिए कोई और प्रवृत्ति उनको अपनानी चाहिए थी। साहित्यिक दृष्टि से निश्चय ही ये एक बहुत महान व श्रेष्ठ नाटक है, और इस रूप में आपको जरूर इसका अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद।